तो इस वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। तो हमने 60 एमसीक्यूज में पूरे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया को कवर किया है, 2 पार्ट की वीडियो। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी टॉप 30 एमसीक्यूज देख लिए। तो उन 30 एमसीक्यूज में हमने बेसिकली पोर्चुगीज, उसके बाद इंडिया कौन आए थे, डच, उसके बाद आए थे डेन्स यानी डेनमार्क के लोग। तो इन तीनों को कवर किया। अब बाकी बची हुई जो 2 कॉलोनियल पावर्स हैं, मेजर पावर्स ब्रिटिश और फ्रेंच, उनके भारत आने के इतिहास यानी भारत में आके उन्होंने कैसे खुद को स्टैब्लिश किया, तो वो सारी एमसीक्यूज के थ्रू हम उनकी हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है ना। तो आओ चलो एमसीक्यूज हम अब लगाना स्टार्ट करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश एडी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ लो कि ये तो आपको याद रखना ही रखना है। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बनती, ना ये भारत आते, ना भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है 1600 में। तो 31 दिसंबर को ऑफिशियली, 31 दिसंबर 1600 के दिन ऑफिशियली इस ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। तो कुछ फैक्ट्स आप देख लो। इसके फाउंडर थे जॉन वॉट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 31 दिसंबर 1600 के दिन इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर था लंदन या यूनाइटेड किंगडम। एक और बात आप याद रखना बच्चों, क्योंकि इसके फाउंडर थे जॉन वॉट्स, तो इसलिए इसको जॉन कंपनी भी कहा जाता था, कंपनी बहादुर भी कहा जाता था। तो ये सारे जो नाम हैं ये इंडिया में प्रचलित नाम है। तो इसका एक नाम सैम कंपनी भी था, ये आप याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि भारत के लोग उतनी अच्छी तो इंग्लिश इतनी लंबी चौड़ी तो उस वक्त बोल नहीं पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बोलचाल की भाषा में कभी सैम कंपनी, कभी जॉन कंपनी, कभी कंपनी बहादुर, इस तरह के टर्म्स से इसको एड्रेस किया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन 1600 द चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 ईयर्स वॉज गिवन बाय हुम। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बन तो गई 31 दिसंबर 1600 के दिन, तो ये तो कंपनी है। अब इस कंपनी को परमिशन चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया जाना चाहते हैं, यानी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी जगहों पे जाके ट्रेड करना चाहते हैं। तो बिना अपनी सरकार से परमिशन लिए ये आ नहीं सकते थे। तो परमिशन कौन देगा? जो उस वक्त इंग्लैंड का राजा या रानी होगा, क्योंकि इंग्लैंड में राजा रानी दोनों हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों की परमिशन दी गई थी कि आपको 15 सालों की परमिशन है कि आपको मोनोपोली होएगी, यानी आपके अलावा ये परमिशन किसी और कंपनी को हम नहीं देंगे। इकलौती आप ही की कंपनी होगी जो वहां पे ट्रेड कर पाएगी अगले 15 सालों तक। तो ये परमिशन किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, एलिजाबेथ वन ने दी थी। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू अराइव एट इंडियन कोस्ट्स। तो देखो अब अंग्रेजों को परमिशन मिल गई, अब इनको करना है ट्रेड। तो अब ये आते हैं जहाज लेके भारत। तो क्वेश्चन है कि भारत को टच करने वाला यानी भारत पहुंचने वाला इनका पहला जहाज क्या था, कौन सा था? तो बच्चों देखो यहां पे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग आंसर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जब भी विद्यागुरु में कुछ भी इस तरह के एमसीक्यूज वगैरह बनाते हैं तो हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उनके स्टैंडर्ड आंसर को वेरीफाई करके ही आपके सामने लाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर है हेक्टर, और यही आंसर एक्सेप्टेबल आंसर है। कई जगहों पे आपको मे फ्लावर, कई जगहों पे रेड ड्रैगन तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों गलत हैं। भारत पहुंचने वाला सबसे पहला जहाज था हेक्टर। जो विलियम हॉकिंस था वो खुद इस जहाज को चला रहा था। तो इसका आंसर हेक्टर ही है, जो पिछले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसी आंसर को सही माना जाता है। ठीक है। अगर कोई विद्यागुरु का स्टूडेंट होगा जिसने कोई तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिटेल में अपनी थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर रखी हैं, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आने पाए।
तो ये देखो, ये जो हेक्टर नाम का जहाज है ये खुद विलियम हॉकिंस चला रहा था। तो विलियम हॉकिंस पहला ब्रिटिश ऑफिशियल है, वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है, तो वो खुद इस जहाज को चलाते हुए भारत पहुंचा था। 24 अगस्त 1608 को वो भारत पहुंचा था, गुजरात पहुंचा था। तो गुजरात के सूरत में पहुंचा था। तो उस वक्त तो भारत में मुगलों का राज था ना, तो सूरत से उसे कहा गया कि तुम्हें हमारे पूरे भारत के बादशाह से मिलना है ना, तो तुम चले जाओ दिल्ली। ठीक है, तो इसको जाना पड़ा। पहले तो ये आगरा गया, फिर आगरा में ही या दिल्ली में ही इसकी मोस्ट प्रोबेबली भेंट हुई थी। तो कौन से जहाज पे ये आया था? हेक्टर। तो हेक्टर ही पहला जहाज हुआ ना, तो आंसर हेक्टर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू अराइव एट मुगल कोर्ट इन 1608। तो ये आप याद रखोगे कि भारत पहुंचने वाला जो पहला रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। उसका नाम क्या था? हमने अभी अभी देखा, जहाज लेके यही आया था, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस कौन है? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा है कि तुम जाओ भारत के जो भी बादशाह हैं उनसे परमिशन मांगो कि हमें फैक्ट्री खोलनी है, हमें ट्रेड करना है इंडिया में। तो विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन द फर्स्ट EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट मुगल कोर्ट। तो ये जो विलियम हॉकिंस आया था भारत के बादशाह से मिलने, तो उस वक्त भारत के ज्यादातर हिस्सों पे तो मुगल कंट्रोल था ना, मुगल डायनेस्टी का कंट्रोल था ना। तो क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस जब भारत पहुंचा उस वक्त मुगल शासक कौन था, मुगल एम्परर कौन था? तो आंसर है जहांगीर। अगला सवाल, ब्रिटिश ओपेंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट डैश इन द ईयर डैश। तो देखो, इसको आपको याद रखने में भी आसानी होगी। जो विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा था वो सबसे पहले कहां पहुंचा था? सूरत। तो अंग्रेजों ने अपने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में ही खोली थी। कुछ साल का वक्त लग गया उन्हें परमिशन लेने वगैरह में। तो ये हो जाएगा 1613। ऑब्वियसली 19 तो होगा नहीं, 1613 सूरत। ठीक है ना, जो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन ली थी उसी परमिशन के बिहाफ पे ये सूरत वाली फैक्ट्री खोल पाए थे ये लोग 1613 में। ठीक है ना, अब आगे बढ़े। When did English ambassador सर थॉमस रॉय अराइव्ड एट जहांगीर्स कोर्ट? तो देखो, एक तो विलियम हॉकिंस 1608 में ही इंडिया पहुंच गया था। तो विलियम हॉकिंस को परमिशन तो मिली थी, लेकिन उस वक्त जो मुगलों का दरबार है उस पे पोर्चुगीज का कब्जा था, यानी पोर्चुगीजों की बात ज्यादा मानते थे मुगल। तो बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं दी, एक आध फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली थी। तो इतने से तो अंग्रेज़ों का काम नहीं चलता ना। तो फिर अंग्रेज़ों ने, देखो, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक है अंग्रेज़ों की अपनी सरकार, वहाँ के राजा और रानी भी तो होते हैं। तो इस बार वहाँ की सरकार ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश मोनार्की ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था कि जाओ बादशाह से बात करो, मुगल बादशाह से बात करो। तो उस एम्बेसडर का नाम था सर थॉमस रॉय। तो उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे? जैसा कि हमने देखा, जहांगीर थे। जहांगीर के वक्त ही अंग्रेज भारत पहुंचे। तो ये जो है सर थॉमस रॉय, 1608 में ऑलरेडी विलियम हॉकिंस आ चुका है इंडिया, आके वो लौट भी चुका है। उसके बाद ये दोबारा अंग्रेज दूसरे ऑफिसर को भेज रहे हैं, उसका नाम है सर थॉमस रॉय। तो क्वेश्चन है कि ये कब मिला जहांगीर के दरबार में, ये कब पहुंचा? तो आंसर है 1615। ये देखो, सर थॉमस रॉय। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, इसको वहाँ के मोनार्क ने भेजा है, वहाँ के जो किंग स्टैब्लिशमेंट होती है ना, पैलेस, वहां से इसे भेजा गया है, राजा का मैसेज लेके दूसरे राजा पे। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ स्वाली या स्वाली होल भी कहते हैं, वॉज फॉट इन द ईयर 1612 बिटवीन विच टू कोलोनाइजिंग पावर्स। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है स्वाली होल की, 1612 में किन दो ताकतों के बीच लड़ी गई? तो किन दो के बीच लड़ी गई? पोर्चुगल और ब्रिटेन के बीच लड़ी गई। इसके डिटेल्स हम देख लें तो ये जो स्वाली नाम की जगह है ये सूरत के पास है, सूरत गुजरात के पास।
ठीक है ना। इसी लड़ाई के बाद फैक्ट्री खोल लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो इस लड़ाई में क्या हुआ था कि पोर्चुगीज जो है वो मुगलों का कहना नहीं मानते थे, ठीक है, और इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि मुगल इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब अंग्रेजों की दोस्ती होने लगी थी मुगलों से, तो अंग्रेजों ने, ये देखो, ये जो लड़ाई हुई थी इसमें अंग्रेज और मुगल साथ मिलके लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? पोर्चुगीज नेवी के खिलाफ लड़े थे। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला था? अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली थी। तो मुगलों को बहुत अच्छा लगा कि देखो हमारा ये जो नया दोस्त है, ये जो अंग्रेज हैं, जो हमारे नए नए दोस्त बने हैं, ये तो बड़ी आसानी से पोर्चुगीज को हरा देते हैं। तो यही थी बैटल ऑफ स्वाली होल, जिसके बाद पोर्चुगीज की इज्जत मुगलों के नज़र में कम होती चली गई और अंग्रेज़ों की इज्जत बढ़ती चली गई। इसी के बाद मुगलों ने अंग्रेज़ों से कहा कि जाओ सूरत में खोल लो अपनी फैक्ट्री, जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। द स्टेट विच ग्रांटेड द गोल्डन फरमान इन 1632 टू इंग्लिश टू ट्रेड फ्रीली ऑन पेमेंट ऑफ अ मियर 500 पगोडाज अ ईयर अ ड्यूटी वॉज। तो देखो अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपना पांव जमाते चले जा रहे थे, कब्जा करते चले जा रहे थे। तो ऐसे में 1632 में इनको गोल्डन फरमान नाम का एक परमिशन या एग्रीमेंट इनको हासिल होता है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक साउथ इंडिया के बड़े हिस्से में इनको ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। बदले में इनको बस 500 पगोडाज, एक साल के 500 पगोडा यानी सोने के सिक्के राजा को देने थे। तो ये जो गोल्डन फरमान इनको मिला, ये किस राजा ने दिया था या किस किंगडम के द्वारा जारी किया गया था कि आप मेरे किंगडम में कर लो ट्रेड, करो फ्री ट्रेड, बदले में मुझे बस 500 पगोडाज एक साल के दे दिया करना। तो ये किस किंगडम ने ऑफर किया ब्रिटिश को? तो आंसर हो जाएगा गोलकोंडा, गोल्डन, GO गोल्डन, GO गोलकोंडा। याद रखने में आपको आसानी होगी। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना, 1632। तो ये किया था कुतुब शाह ने, कुतुब शाह नाम का उस वक्त एम्परर हुआ करता था गोलकोंडा का, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये देखो अब्दुल कुतुब शाह, ये आप याद रखोगे। तो इस फरमान का बेसिक मतलब क्या था? इसका इमीडिएट फायदा क्या मिला अंग्रेजों को कि मसूलीपट्टनम, जो कि उस वक्त गोलकोंडा के सुल्तान के ही कब्जे में था, तो उस मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री खोली थी, उसको बंद करवा दिया गया था। तो अब जो गोलकोंडा का सुल्तान था उसने कहा चलो दोबारा फैक्ट्री खोल लो, जाओ तुम्हें माफ किया, 500 पगोडा दे देना, फैक्ट्री खोल लो। इस तरह अंग्रेज धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। इंग्लिश ऑब्टेन्ड द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 फ्रॉम द रूलर ऑफ। तो देखो जो मद्रास है, मद्रास की लीज, यानी लीज लेने का क्या मतलब? वहां अपनी फैक्ट्री खोलो, फोर्ट लगाओ, जो करना है करो, आपको जमीन जो है कुछ सालों के लिए, कुछ सालों मतलब कुछ 100 सालों के लिए लीज पे दे दी गई। तो 1639 में अंग्रेजों ने ये जो जमीन मद्रास के आसपास की लीज पे ली थी, वो कहाँ के रूलर से ली थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी यानी तमिलनाडु विजयनगर के बीच का एरिया, तो वहां पे चंद्रगिरी किंगडम चला करती थी। तो 1639 की बात है ये। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि देखो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देख रहे हो तो एक बात तो मतलब ऑलमोस्ट तय है कि आप किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होगे। तो बच्चों अगर आप लाइफ में सीरियस हो, अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो देखो प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए, युद्ध में ऐसे जाना चाहिए कि आपके पास सारे हथियार मौजूद हों, कोई आपको हरा ना सके। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो।
हमारे कोर्सेज परचेज करने से पहले आप चाहो तो हमारी रिव्यू देख सकते हो। वो रिव्यूज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ हैं वो भी क्या कहती हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि विद्या गुरु कैसे और क्यों स्टूडेंट्स का फेवरेट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आप ये vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ विजिट करोगे तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। कितने घंटे की वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए, कितने आपको यूट्यूब पे तो अनलिमिटेड हम थ्रू आउट डालते ही रहते हैं, बट ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ये काफ़ी डिटेल्ड, डीप में बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो MCQs आप देख रहे हो, अगर कोई विद्या गुरु का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो 60 MCQs हम कर रहे हैं ना, तो 60 में 55 गारंटीड है कि उसकी मतलब एक्यूरेसी होएगी ही होएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, एक बार हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इस इंफॉर्मेशन को आप डिटेल में देख सकते हो। और जब तैयारी करनी ही है तो फिर चांस क्यों लेना। तो जब विद्या गुरु है ही आपकी मदद करने के लिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे आपको हमारा फ़ोन नंबर भी है। किसी तरह की कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में होती है तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूरी डिटेल ले सकते हो। और आप अभी लॉकडाउन के टाइम काफ़ी डिस्काउंट भी हमने मतलब ऑफर पे दे रखा है, तो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट विजिट करने पे खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर अक्वायर्ड मद्रास फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी। तो अभी हमने जस्ट देखा कि 1639 में मद्रास के आसपास का जो एरिया है वो चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया। तो ये किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। देखो हम इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं क्योंकि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे, कोई भी ऐसा MCQ ना छूट जाए आपसे, इसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो आप विद्या गुरु के साथ जब भी प्रिपेयर करो तो आप एक चीज़ के लिए तो एश्योर हो सकते हो कि जब आपने हमारी कोर्स मटेरियल से स्टडी कर ली तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक किसी और की लेक्चर्स या यूट्यूब लेक्चर्स देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी सेम टॉपिक पे किसी और इंस्टीट्यूट की वीडियो आप निकाल के देख लो, MCQs आप कंपेयर कर लो, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। हमने ये सारी MCQs एक प्रॉपर लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिश इन इंडिया इन 1640-41 AD। तो अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे भारत की ज़मीनों पे कब्जा तो कर रहे थे, तो सबसे पहला फोर्ट उन्होंने कहाँ बनाया? तो अभी हमने देखा कि 1639 में मद्रास के आसपास की ज़मीन कब्जे में ले ली चंद्रगिरी के महाराज से, तो आंसर भी मद्रास ही होगा। तो मद्रास में ही इन्होंने अपना सबसे पहला फोर्ट बनाया था, उसका नाम रखा था सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये आप याद रखोगे, सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो ये तो नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज। कल को आपसे पूछ सकते हैं कि सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे स्टैब्लिश या बिल्ट किया था अंग्रेजों ने, तो इसका आंसर मद्रास हो जाना चाहिए। अब चले अगले सवाल पे। द लैंड ऑफ बॉम्बे वॉज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स एज डाउरी बाय द डैश इन द ईयर डैश। ठीक है, तो आओ इसकी यहाँ पे थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, तो इस सवाल का जवाब देने में हमें आसानी होगी। तो देखो बात क्या थी कि ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे मुंबई, तो उस वक्त तो ये बॉम्बे ही था। तो बॉम्बे जो है पोर्चुगल के कब्जे में हुआ करता था, पोर्चुगीज़ के कब्जे में हुआ करता था। ये पोर्चुगीज़ के कब्जे में कैसे पहुंचा? जो बॉम्बे या उसके आसपास का एरिया था बच्चों, वो गुजरात में एक रूलर था बहादुर शाह, ये इसके कब्जे में था। और बहादुर शाह जो है वो हुमायूं का दुश्मन था। तो हुमायूं से जब बहादुर शाह की दुश्मनी हुई थी तो इसने बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से मदद मांगी थी कि तुम हुमायूं से मेरी प्रोटेक्शन करो, बदले में मैं तुम्हें मुंबई के आसपास का एरिया दे देता हूं। तो इस तरह से मुंबई, जो कि समझ लो ऑलमोस्ट
वीरान इलाका था, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी नहीं, वो पोर्चुगीज़ के कब्ज़े में चली गई। तो बाद में अंग्रेज़ों के प्रिंस थे, प्रिंस चार्ल्स, इनकी शादी हुई थी, ये देखो, कैथरीन ऑफ पोर्चुगल से, यानी पोर्चुगल की राजकुमारी की शादी अंग्रेज़ों के राजकुमार से हुई थी। तो दहेज में कई सारी टेरिटरीज पोर्चुगल ने ब्रिटेन को सौंपी, उनमें से भारत की भी कुछ ज़मीन थी। तो भारत की जो ज़मीन दहेज के तौर पे, क्योंकि शादी किसकी हो रही है, पोर्चुगल की राजकुमारी, नाम याद रखना बच्चों, कैथरीन की शादी हो रही है अंग्रेज़ों के राजकुमार से। अंग्रेज़ों का राजकुमार का नाम क्या है, चार्ल्स। तो दहेज देगा कौन, देगा लड़की वाले दहेज देंगे। ये मत बोलना कि दहेज सिर्फ भारत में ही, भारत के लोग ही देते हैं, भारत के लोगों को हर जगह बदनाम किया जा रहा है। देखो डाउरी अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ भी देते थे, खैर ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखो डाउरी कौन देगा, लड़की वाले देंगे। तो पोर्चुगल वाले अंग्रेज़ों को दहेज दे रहे हैं, तो दहेज में ज़मीन दे रहे हैं। तो भारत में पोर्चुगल्स के पास है मुंबई, तो वो दे दिया इन्होंने अंग्रेज़ों को दहेज में। तो ये शादी कब हुई, 1661 में हुई। तो 1661 में अंग्रेज़ों को दहेज में मुंबई किसने दिया, पोर्चुगीज़ ने दिया। शादी किसके बीच हुई, कैथरीन राजकुमारी थी पोर्चुगल की, चार्ल्स राजकुमार थे ब्रिटेन के, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखोगे। तो अब आगे बढ़े। Who granted the permission to establish the first British factory of Hooghly in Bengal? तो देखो हुगली जो कि कलकत्ता से बहुत नज़दीक में ही एक जगह है, हुगली नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको हुगली ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज़ जब बंगाल पहुँचे तो बंगाल में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है हुगली में ही लगाई। तो उस वक्त का बंगाल मुगलों के कब्ज़े में था, तो मुगलों ने अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए होते थे ना, बंगाल में एक गवर्नर, गुजरात में गवर्नर, लाहौर में गवर्नर, तो हर इलाके का लोकल गवर्नर हुआ करता था। तो क्वेश्चन यही है कि इस फैक्ट्री खोलने की परमिशन किस गवर्नर ने दी थी। गवर्नर तो जो है वो मुगलों का ही गवर्नर है ना, तो किस गवर्नर ने दी थी। तो इसका आंसर है शाह शुजा, शाह शुजा ने दी थी। एक और बात याद रख लो शाह शुजा के बारे में कि ये बेटा था, सन ऑफ शाहजहां, ये शाहजहां का दूसरा बेटा था और शाहजहां ने इसको गवर्नर बना के रखा हुआ था बंगाल का। विच ब्रिटिश एजेंट फाउंडेड द सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1690? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी हम देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है उनकी एंट्री बंगाल में हो गई है, फैक्ट्री वगैरह खोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये जो कलकत्ता है, शायद आप में से बहुतों को ना पता हो, तो ये कोई बहुत एंशियंट सिटी नहीं है, कलकत्ता को अंग्रेजों ने बसाया। तो क्वेश्चन यही है कि किस ब्रिटिश एजेंट, एजेंट यानी ऑफिसर, क्योंकि कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के एजेंट होते थे, ऑफिसर्स को एजेंट बोलते थे। तो किस ब्रिटिश एजेंट या किस ब्रिटिश ऑफिसर ने, एक्चुअली इसने ज़मीन खरीदी और उसी ज़मीन को डेवलप किया जिसे आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। कलकत्ता बोलो, कैलकाटा बोलो, कोलकाता बोलो, है तो सब हमारे देश के हिस्से। तो इसी तरह कैलकाटा 1690 में एग्जिस्टेंस में आया। तो किस ब्रिटिश एजेंट ने ज़मीन खरीद के कलकत्ता स्टैब्लिश करी? तो आंसर है जॉब चारनॉक। तो ये देखो, ये है जॉब चारनॉक। तो इसीलिए कैलकाटा को बोला जाता है चारनॉक्स कैलकाटा, क्योंकि कैलकाटा को इसी ने बसाया। उसके पहले कैलकाटा 2-4 छोटे छोटे गांव थे, कलकत्ता नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। ठीक, तो ये कब हुआ? 1690 में। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 विलेजेस वेयर बॉट बाय EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एमलगमेटेड टू फॉर्म द सिटी ऑफ कैलकाटा। विच वन ऑफ दीज was not among the 3 villages? तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक छोटी सी कहानी बताई कि ये जो जॉब चारनॉक नाम का आदमी था, इसने 3 गांव खरीदे थे, 3 गांव। उन्हीं 3 गांव को जोड़ दिया और कैलकाटा नाम की एक स्टैब्लिशमेंट बना दी। तो 3 गांव खरीदे थे, ऑप्शन में 4 नाम दे रखे हैं। तो इस 4 में से एक वो गांव कौन सा नहीं है? तो ये देखो, ये 3 गांव खरीदे थे। सूतानुती, तो सूतानुती तो आंसर होगा।
कलिकता भी खरीदा था, तो कलिकता, और तीसरा गोविंदपुर। तो ये 3 गांव खरीदे थे, उलूबेरिया नहीं खरीदा था। उलूबेरिया जो है वो कलकत्ता के पास ही है, लेकिन इसको नहीं खरीदा था, खरीदा इन 3 गांवों को था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उलूबेरिया। तो साथ के साथ आप ये 3 गांव का नाम भी याद रख सकते हो, सुल्तानुती, कलिकता और गोविंदपुर। कब खरीदा था? 1690 में। किसने खरीदा था? जॉब चार्नॉक ने खरीदा था। द इंग्लिश गवर्नर इन इंडिया हु वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि क्या हुआ था कि जब औरंगजेब मुगल एम्परर था तो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। पहले तो अंग्रेज़ दोस्त बन के रहे ना मुगलों के, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम कुछ ऐसी बात हुई कि अंग्रेज़ों और औरंगज़ेब की लड़ाई हो गई। इतनी बुरी लड़ाई हो गई कि औरंगज़ेब ने पूरे बंगाल और मुंबई में अंग्रेज़ों की जितनी ज़मीन थी सब पे कब्ज़ा कर लिया, और उस वक्त जो गवर्नर था अंग्रेज़ों का उसको बंदी बना लिया। ये देखो आंसर पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा जोशुआ चाइल्ड, या जोशिया चाइल्ड भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुगलों ने, खैर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जो विद्यागुरु के लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में कहानी समझा देता हूँ। जो मुगल थे, तो मुगलों ने क्या है, बंगाल में टैक्स को बढ़ाया। तो टैक्स को बढ़ाया तो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा टैक्स देने से मना कर दिया, तो इसी चक्कर में लड़ाई हो गई थी। तो अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए देखो ये जोशुआ चाइल्ड को पकड़ के ले आए थे औरंगज़ेब के सामने। तो जोशुआ चाइल्ड ने सर झुका के माफ़ी मांगी थी। तो इंग्लिश गवर्नर इन इंडिया हु वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगज़ेब, जोशुआ चाइल्ड। विच ऑफ दीज वॉज द लास्ट यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया। तो हमने देखा कि एक एक करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में एंटर करती गई। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए डेन्स यानी डेनमार्क के लोग, उसके बाद आए ब्रिटिश। तो लास्ट में कौन आया होगा, गैस करो? फ्रेंच। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ये लोग बिल्कुल लास्ट में आए, ठीक है ना। Who was the founder of French East India Company in India? तो देखो जब भी ये यूरोप की कंपनीज आती थी तो अपना नाम रख लेती थी ईस्ट इंडिया। तो जैसे पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई गई थी। तो क्वेश्चन है कि किसने बनाई थी ये कंपनी? तो देखो जीन कोलबर्ट नाम के एक व्यापारी थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो जीन कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का सुझाव दिया था अपनी गवर्नमेंट को। तो इसी के कहने पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। जीन कोलबर्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे एक और फैक्ट आप याद रख लो कि कंपनी तो बन गई, कंपनी बन गई तो बिजनेस करने इंडिया आएगी ना। फ्रांस में बैठे बैठे तो बिजनेस नहीं कर सकती, मसाले खरीदने हैं तो इंडिया तो जाओगे। उस वक्त तो कोई होम डिलीवरी है नहीं कि आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया। तो ये जब इंडिया आए तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। कब खोली थी? 1668 में खोली थी, और 1 साल के बाद मसूलीपट्टनम में खोली थी। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कुछ भी छूटने का चांस ना रहे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये कब बनी? 1664 में। किसके कहने पे बनी? जीन कोलबर्ट के कहने पे बनी। बन तो गई, जब ये इंडिया आई तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली इन लोगों ने? सूरत में खोली। कब खोली? 1668 में। ठीक 1 साल के बाद मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली 1669 में। तो अब आगे बढ़े। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कर दूं कि मान लो आपने कोर्सेज देखी या आपको कुछ और डिटेल वगैरह चाहिए हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कभी भी वर्किंग आवर्स में आप कॉल करोगे तो आप डिटेल में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ डिस्काउंट वगैरह की भी अगर जो डिटेल्स होती हैं वो जो आपकी समझ में ना आए तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके
हमसे बात कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई मेल लिखने की ज़रूरत है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल भी हमें कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी बहुत इजी टू ऑपरेट वेबसाइट है, काफ़ी डिटेल, काफ़ी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो आप लाइक बटन तो दबाओ ही दबाओ, साथ में सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, और हम काफ़ी ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या इजी पड़े। एक होता है कि टीचर इजीली कोई वीडियो बना के अपलोड कर दे, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए वो इजी रहे, इसलिए हमने काफ़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक तो आप करो ही करो, साथ में सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि कल को हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई वीडियो आपकी छूटे नहीं, हमारी मेहनत बेकार ना जाए। तो अब आगे बढ़े। वेयर डिड द फ्रेंच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1668? तो इसका आंसर अभी हमने जस्ट देखा कि अपने पहली फैक्ट्री इन लोगों ने सूरत में लगाई थी 1668 में। तो अब आगे बढ़े। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वॉज द कमांडर ऑफ डैश फोर्सेज इन इंडिया। तो ये जो नाम दे रखा है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भी लाई थी, तो उस आर्मी के कमांडर थे ये जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल कह लो, हेडक्वार्टर कह लो, कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो पौंडीचेरी सराउंडेड बाय विच स्टेट? किस स्टेट से सराउंडेड है? तो तमिलनाडु। अगर आपको मैप की जानकारी होगी इंडिया की तो आप समझ जाओगे कि पौंडीचेरी यहाँ पे कहीं पे है, ये हमारा तमिलनाडु है। तो ये कैपिटल हुआ करती थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, कैपिटल कह लो या हेडक्वार्टर कह लो। तो अगला सवाल है कि हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी? यानी कि फ्रेंच जो है उन्होंने अपना अड्डा तो पौंडीचेरी को बना लिया, तो पौंडीचेरी से अब वो अपना हेडक्वार्टर चलाने लगे। तो पौंडीचेरी के पहले फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर है फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल याद करते चलो, क्योंकि ये सब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछे गए क्वेश्चन है, आपको कहीं और किसी वेबसाइट पे इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हु वाज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी? तो देखो कर्नाटिक वॉर की क्या कहानी है कि 3 कर्नाटिक वॉर हुए, 3 कर्नाटिक वॉर, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीनों कर्नाटिक वॉर किसके बीच में हुए? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। लेकिन बीच में कुछ इंडियन किंगडम्स भी शामिल थे, तो ये लोग इंडियन किंगडम्स को एज अ पपेट यूज करके आपस में एक दूसरे की लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो पहले में जो लड़ाई हुई वो फ्रेंच ने जीती और बाकी जो दोनों है वो ब्रिटिश जीत गए। तो इन्हीं 3 कर्नाटिक वॉर से ये डिसाइड हो गया कि भारत में किसका राज चलेगा, फ्रेंच का चलेगा या ब्रिटिश का चलेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट यही हुआ कि ब्रिटिश बचे रह गए और फ्रेंच जो है कमज़ोर होकर भारत से निकल गए। तो यही है 3 कर्नाटिक वॉर की कहानी। डिटेल हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया है। तो ये जो पहली कर्नाटिक वॉर जब हो रही थी तो उस वक्त फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन था? पौंडीचेरी का, क्योंकि पौंडीचेरी ही सब कुछ था, फ्रेंच का हेडक्वार्टर था। तो कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल? तो आंसर है ड्यूप्लेक्स, यानी जो पहले मिलिट्री कमांडर था इस वक्त वो गवर्नर था। अगला सवाल है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेज इन इंडिया वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विच यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट? तो देखो ये जो ब्रिटेन और फ्रांस भारत में लड़ते थे, इनके ऊपर यूरोप में हो रही इवेंट्स का भी असर पड़ता था। तो यूरोप में भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रही थी, लड़ाई का माहौल चल रहा था। तो यही है इस क्वेश्चन का मतलब कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो भारत में हुई तो उसकी वजह यूरोप की एक घटना थी, यूरोप में कुछ हुआ था। तो यूरोप में क्या हुआ था उस वक्त?
तो उस वक्त चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखो, ऑस्ट्रिया के राजा की डेथ हो गई थी, तो ऑस्ट्रिया के राजा के डेथ के बाद उनकी बेटी गद्दी पे बैठना चाहती थी। तो ब्रिटेन जो है एक तरफ था और फ्रांस और जर्मनी दूसरी तरफ थे। तो अब बेटी जो है वो गद्दी पे बैठना चाहती थी, तो ब्रिटेन ने कहा कि हाँ तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि नहीं बैठने दूंगा। तो यही हो गया ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, गद्दी पे कौन बैठेगा। तो इसी की जो लड़ाई का असर है या एक्सटेंशन माना जाता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। What was the capital of कर्नाटिक। तो ये जो कर्नाटिक हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये क्या, ये भारत का ही एक एरिया है ना। उस वक्त कई किंगडम्स होते थे, जैसे किंगडम ऑफ कलिकट, मैसूर। तो वैसे ही कर्नाटिक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट किंगडम थी। तो कर्नाटिक का कैपिटल आरकोट हुआ करता था। तो ये हैदराबाद के बहुत पास पड़ेगा अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करो तो। अगला सवाल है, थर्ड कर्नाटिक वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेज इन इंडिया वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ विच यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में कुछ होता था इन दोनों कंट्रीज के बीच, तो उसका असर भारत में भी पड़ता था। तो 3 वॉर्स हुए इनके बीच जो कर्नाटिक वॉर कहलाते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट की वजह क्या अभी हमने देखा, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो तीसरे की वजह पूछ रहे हैं कि उस वक्त यूरोप में क्या हो रहा था जिसकी वजह से भारत में भी लड़ाई हो गई, जिसको कि थर्ड कर्नाटिक वॉर ऑफ बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस कहा जाता है। तो क्या हो रहा था उस वक्त यूरोप में, तो उस वक्त यूरोप में चल रहा था 7 ईयर्स वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स वॉर। तो यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे, 7 सालों तक लड़ते रहे, तो उसी को नाम दिया गया है 7 ईयर्स वॉर। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर के वक्त ब्रिटेन यूरोप में 7 ईयर्स वॉर चल रहा था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के वक्त यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का माहौल चल रहा था। अगला सवाल, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन 1760। तो देखो, ये जो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश है बच्चों, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर इसी से खत्म हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वॉर की आखिरी बड़ी लड़ाई है। तो इस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में जो फ्रेंच है वो बुरी तरीके से हार गए थे और ब्रिटिश जो है जीत गए थे। और इसके बाद सबकी समझ में आ गया था कि ब्रिटेन जो है वो भारत में टिकेगा और फ्रांस को जो है भारत से निकलना पड़ेगा, यानी ब्रिटेन राज करेगा भारत पे और फ्रांस को वो हरा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश की सिग्निफिकेंस क्या है, इसी बैटल के बाद फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई सब जो है वो कर्नाटिक वॉर जो है वो खत्म हो गई। थर्ड कर्नाटिक वॉर, 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए तो तीसरी कर्नाटिक वॉर बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश की वजह से ही खत्म हो गई। अगला सवाल है, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन 1760। क्योंकि बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ्रांस हार गए थे और फ्रांस उसी दिन डिसाइड हो गया था कि फ्रांस का फ्यूचर नहीं है इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब इंडिया को रूल करेगी। तो जो फ्रांस की तरफ से हारने वाले थे, जो मिलिट्री जनरल थे, उनका नाम था काउंट लैली। अगला सवाल है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज कैप्चर्स पौंडीचेरी इन 1693 फ्रॉम फ्रेंच कंट्रोल। तो देखो बच्चों, इसका आंसर होगा कि 1693 में डच ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था। पौंडीचेरी की सिग्निफिकेंस क्या है कि वो जो फ्रेंच की हेडक्वार्टर्स थी, तो 1693 में कब्जा कर लिया था किसने, डच ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, डच। लेकिन 1699 में फिर दोनों के बीच ट्रीटी साइन हो गई और डच ने पौंडीचेरी वापस कर दिया था फ्रेंच को। तो आप ये याद रखोगे, 1693 में किसने छीन लिया था पौंडीचेरी को, फ्रेंच के हाथों से किसने छीना था, डच ने।
तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन है? ये फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री जनरल हुए, वर्ल्ड फेमस। तो विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो ब्रिटिश फोर्सेस को भारत से हटाने के लिए, ऑब्वियसली फ्रांस और ब्रिटेन लड़ते थे, दुश्मन थे, तो इनमें से किस इंडियन रूलर ने मदद मांगी थी नेपोलियन से? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। तो मैसूर की टेरिटरी में जो फ्रेंच आर्मीज के कैंप हुआ करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी टीपू सुल्तान और फ्रेंच के बीच। तो आंसर होगा टीपू सुल्तान। तो बच्चों, आई होप कि हमारी मेहनत, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो फ्यूचर में भी हम पूरी ऐसी ही सीरीज़ डालने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो, तो आप वीडियो लाइक करें, और अगर आपको कुछ ना भी पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हम वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एमसीक्यूज़ चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियोस डालते हैं उससे आपका फ़ायदा ही होगा। हम कोई ऐसी वीडियो या कुछ भी ऐसा नहीं अपलोड करते हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप सब्सक्राइब चाहो तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को कर सकते हो।